Hello, sir. Good afternoon. हाँ गुरु Guru, kenapa? Ye, kenapa kenapa? Kenapa? हो तो गया। थोड़ा लास्ट में जरा से देखो तो ग्रीन बटन ही रहेगा, इसको भी दबाना है। हाँ, टैप टू स्टार्ट, ग्रीन बटन दबाना है ना। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट, आवाज जा रही है सभी बच्चों को? यस सर। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कल हम लोग पढ़ रहे थे कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी बच्चों को दिख रहा है? यस सर। हाँ, अगर स्क्रीन छोटा होगा तो खींच के बड़ा कर लेना जरा उसको। तो एनसीईआरटी की बात अब हम लोग देखते हैं। कल तो हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर देखे थे, ग्रोथ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रेशन, कंससनेस एंड रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी में कुछ नया ढंग से दिया हुआ है कैरेक्टर, जैसे अभी ध्यान से सुनेंगे और नोट भी करेंगे। किसी बच्चे का लगता है कि मोबाइल जो है वो म्यूट नहीं है, कृपया अपना म्यूट कर दे, आवाज आ रही है। जिसको जो पूछना होगा वो अनम्यूट करके पूछ लेगा। खटर खटर आवाज कहाँ से आ रही है? तो एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ लिविंग कैरेक्टर दिए हुए हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ability to sense environment and suitable response। बच्चे, इसका मोबाइल अनम्यूट है? किसी का मोबाइल अनम्यूट है? सुटेबल रिस्पॉन्स, आवाज नहीं ना करना है। मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज। अब ये सब कुछ पॉइंट्स जो हैं ये आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं और इसी पर चर्चा करनी है। जैसा कि पहला टॉपिक जो है वो दिया हुआ है ग्रोथ के बारे में।
अब ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ तो सभी लोग जानते हैं, है ना। ग्रोथ किसको कहते हैं? तो ग्रोथ मीन्स होता है इंक्रीज इन मास। दो बात, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास, इसको ग्रोथ कहते हैं। कहीं भी डिवीजन होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तभी ग्रोथ होगा। या फिर कहीं पर बायोमास जमा होते जा रहा है ना, बायोमास जमा हो रहा है इसलिए भी ग्रोथ हो रहा है। अब प्लांट्स में क्या होता है, ये ग्रोथ समझ गए, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ इन प्लांट्स क्या होता है? थ्रू आउट देयर लाइफ स्टाइल, हमेशा चलता रहता है। इन प्लांट्स ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्टाइल। क्या मतलब हुआ? जीवन भर चलते रहता है ना। हम लोग क्या कहते हैं इसको? अनलिमिटेड, है ना। तो कैसे ही चलते रहता है? तो हम कह सकते हैं ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। बट इन एनिमल्स growth only at certain stage, not continuous. एक्चुअली होता क्या है कि एनिमल में जो ग्रोथ होता है वो सभी सेल में नहीं होता है ना। जो ग्रोथ होता है ओनली इन सर्टेन सेल, कुछ ही सेल में होता है। और इस वजह से क्या होता है कि उसमें ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं होता। तो हम क्या कहते हैं? लिमिटेड। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं लिमिटेड ग्रोथ। तो ये प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में एक डिफरेंस आ जाता है। तो क्या हम लोग देखते हैं कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो क्या होता है उनमें कि दे ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, है ना। मतलब एक प्रोसेस है, उनमें सेल डिवीजन होगा, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होगा, फिर सेल डिवीजन होगा। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है, अमीबा है, कोई, ये मान लो कि सेल है ना, ये मैच्योर है, तो क्या होगा? ये डिवाइड कर जाएगा। इसको हम क्या कह रहे हैं? सेल डिवीजन। अब ये जो डॉटर सेल बन गया, अब इसमें ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा तो फिर मदर सेल जैसा हो जाएगा इस तरह से। तो फिर क्या होगा? फिर डिवाइड करेगा। इस तरह से ये चलते रहता है। लेकिन अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं
अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं तो क्या देखते हैं, मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट इन majority of higher animals and plants। अब इसमें क्या होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये एक म्यूचुअल एक इवेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्या बता रहे हैं, म्यूचुअल इवेंट। व्हाट डज इट मीन्स कि प्लांट है, ग्रोथ हुआ, फिर रिप्रोडक्शन हुआ। अब ये मान लो कि प्लांट है, ये मान लो प्लांट, रिप्रोडक्शन होगा, तो रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, सीड आएगा, है ना। अब सीड है तो क्या फिर रिप्रोडक्शन होगा, नहीं होगा। क्या कहा जा रहा है कि फिर ग्रोथ होगा। ग्रोथ होगा कैसे, ये देखो प्लांट जो है फिर साइज में बढ़ते जा रहा है, फिर बढ़ते जा रहा है, और जो भी मैक्सिमम साइज आना है फिर वो आ जाएगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा तो फिर सीड बनेगा। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या था कि रिप्रोडक्शन जो हुआ या उसको हम सेल डिवीजन कहें, वो एक ही साथ है, एक ही प्रोसेस में सेल डिवीजन और ग्रोथ। तो इस तरह से दोनों में अलग अलग प्लांट और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बताया गया। अब क्या है कि क्या नॉन लिविंग में होता है कि नहीं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब ऐसे तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होते नहीं है, लेकिन बहुत जगह देखे जाते हैं, जैसे माउंटेन, बाउल्डर, बड़े बड़े चट्टान, सैंड के बने हुए माउंट्स, अब यहाँ पर तो देखे जाते हैं। कैसे देखे जाते हैं, तो जैसे मान लो कि हमने लिख दिया यहाँ पर माउंट, तो माउंट तो सभी बच्चे जानते होंगे सैंड में कैसे बनते हैं। अब ये मान लो कि यहाँ पर रेत है, फिर यहाँ पर रेत जमा हो गया, फिर रेत जमा हो गया, फिर रेत जमा हो गया, तो बन गया माउंट। तो कहेंगे कि ग्रोथ हुआ, हाँ बिल्कुल कहेंगे ग्रोथ हुआ। कैसे ग्रोथ हुआ, तो बाई एक्यूमुलेशन ऑफ by accumulation of the material on the surface, ये जमा होते हुए चलेगा। माउंटेन के बारे में तो सब लोग जानते होंगे कि माउंटेन का भी ग्रोथ ऐसे होता है, रिवर का भी होता है ग्रोथ। अब ये मान लो रिवर जो है ग्रो कर रही थी इस तरह से, और इस तरह से सागर में जाकर के मिल गई। बाद में क्या हुआ कि किसी कारण से लाइन आगे बढ़ गया इसका, तो क्या लेंथ बढ़ गया इसका, बिल्कुल। इस लेंथ में और इस लेंथ में डिफरेंस आ गया। अब क्या कहेंगे, मेजरमेंट ले लेते हैं लेंथ दोनों, तो क्या रिजल्ट आएगा, देख रहे हैं कि ग्रोथ बढ़ गया, बिल्कुल ग्रोथ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ सिर्फ लिविंग में ही होगा, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो गया। कैसे, बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इस बात को ही याद रखना है।
ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगा, कहीं कहीं एग्जाम्पल होता है नॉन लिविंग में भी हो जाता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि ऐसा प्रॉपर्टी बताना है जो सिर्फ लिविंग में हो, किसी तरह से नॉन लिविंग में नहीं। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है रिप्रोडक्शन। बच्चे चाहे तो इसको नोट भी कर लेंगे और नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, और किसी बच्चे को अगर कोई देखने में दिक्कत आ रही हो तो वो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे, बता देंगे। किसी तरह से देखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन लगता है कल भी बता रहे थे कि किसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी किसको कहते हैं? बच्चे को, है ना, ऑफ स्प्रिंग, यंग वंस, है ना। मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। क्या मतलब हुआ कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है। रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। डिफाइनिंग है कि नहीं ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना। रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि ऑफ स्प्रिंग, बच्चों का जन्म होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दिस एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ यंग वंस, है ना। लेकिन हाँ, इस डिफिनेशन का एक बात है कि ये जो यंग वंस है, यंग वंस में क्या होगा कि ये जो यंग वंस है सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। क्या मीनिंग हुआ कि जो भी यंग वन है वो अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखते हो कि जैसे आदमी का बच्चा है तो आदमी ही बनेगा, है ना। अब आदमी का जो बच्चा है दूसरा स्पीसीज तो नहीं बन जाएगा। मान लो आम का पेड़ है, मैंगो ट्री, तो उसके बच्चे मैंगो ट्री ही बनेंगे, इमली ट्री नहीं बन जाएंगे, है ना। उसी तरह से टाइगर है, उसका बच्चा टाइगर ही होगा। लायन का बच्चा लायन ही होगा, हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, सांप का बच्चा सांप होगा, चूहा का बच्चा चूहा होगा, गधा का बच्चा गधा होगा। तो यही चीज है रिप्रोडक्शन में। अब बात आती है यहाँ पर कि रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया गया, जैसे एग्जाम्पल कुछ, तो हम लोग देखें कि क्या एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन जो होता है
वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? असेक्सुअल और सेक्सुअल। अब यहाँ पर तो हम लोग समझ गए कि दो तरह के होते हैं। अब सबसे पहले थोड़ा सा असेक्सुअल के बारे में भी देख लें। गुल्लू सुनो तो जरा सा। अंकित, अब असेक्सुअल का मतलब क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है कि अब इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं। गैमिट फॉर्मेशन भी नहीं होते हैं। और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पेरेंट रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस, है ना, खुद ही वो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे कटिंग काट करके लगा दिए, कहीं पर स्पोर बन गया, कहीं पर बाइनरी फ्यूजन बन गया, है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन। मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन। अब कुछ एग्जांपल बताया गया, जैसे बुक में भी दिया हुआ है। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई। बडिंग इन ईस्ट। अब ये तो बड़ा कॉमन है कि बडिंग इन ईस्ट। फिर हम अलग से इसको हम बताएंगे। अब एग्जांपल देख ले क्या क्या बताया गया। हाइड्रा में भी बडिंग होता है। ट्रू रीजनरेशन किस में होता है? प्लानेरिया। अगर आप लोग पढ़े होंगे प्लेटीहेल्मिन्थस, है ना, इसी का कॉमन नेम है फ्लैट वर्म। तो अगर पढ़े होगे तो पता होगा प्लानेरिया के बारे में। ट्रू रीजनरेशन, बीज से टूट करके अलग हो जाता है। फ्रैगमेंटेशन तो सभी फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म में होते हैं। फ्रैगमेंटेशन तो किस में होता है? फ्रैगमेंटेशन जो भी फिलामेंटस है, अब कहीं पर आप पढ़े होंगे फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म किसको कह रहे हैं? जैसे फंजाई, तो फंजाई फिलामेंटस होता है फिलामेंट के तरह। एल्गी बहुत सारे फिलामेंटस होते हैं। प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। तो ये जो है, ये सब के सब ये एक मेथड बताया गया है। हम लोग मेथड को फिर अलग से भी पढ़ेंगे, है ना। तो क्या बताया गया है कि रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विथ ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब साथ साथ है। ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो क्वेश्चन में कई बार आया भी है। क्या आया है? रिप्रोडक्शन इज
साइनोनिमस याद रखना विथ ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर वही बात आ गई कि रिप्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ होगा। या भी डायग्राम बनाए भी थे कि जहां रिप्रोडक्शन होगा वहां ग्रोथ भी होगा। जैसे किसमें? बैक्टीरिया, अमीबा, यूनिसेलुलर एल्गी। अब ये सब जो है आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिए हुए हैं और सब के सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन एक दिक्कत जरूर है यूनिसेलुलर में कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को क्लियर एक कॉन्सेप्ट नहीं पता चलता है कि किसको हम कहें रिप्रोडक्शन और किस, दोनों साथ साथ है ना। सेल जो है वो डिवाइड किया तो 2 सेल बन गया, फिर ग्रोथ हुआ, फिर डिवाइड करेंगे, फिर 4 छोटे छोटे सेल बनेंगे। अब इसको हम ग्रोथ कहें पूरा कंप्लीट, इसको पूरा हम सेल डिवीजन कहें, तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत जरूर है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट वेरी क्लियर इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मतलब एक जो होता है ना वो क्लियर पता नहीं चलता है, लेकिन हम हायर प्लांट्स में पता कर सकते हैं। कैसा? तो बिल्कुल पहले देखते हैं कि प्लांट जो है वो बचपन से ग्रो करना शुरू करते हैं। आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ सीड they grow in size and when they become mature plant they begins to reproduce। तो उसमें कंसेप्शन क्लियर है, लेकिन यूनिसेलुलर में ये पता थोड़ा क्लियर नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और ध्यान रख लेना है, हमने तो असेक्सुअल की बात बता दी और दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब, अब इसका मतलब ये हुआ कि सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, गैमेट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और इसमें सिंगल पेरेंट नहीं 2 पेरेंट चाहिए। टू पेरेंट चाहिए। इसीलिए जैसे इसको हमने कहा था मोनो पेरेंटल, तो हम क्या कर सकते हैं इसको? बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन हम इसको कह सकते हैं। अब क्या है कि पेज में बदल लूं थोड़ा, तो ये हो गया पेज नंबर 4। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे भी हैं जो ऑर्गेनिज्म तो हैं लेकिन उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है।
कौन कौन से जैसे वो ऑर्गेनिज्म है, अब जैसे आप लोग जानते भी होंगे म्यूज, है ना, खच्चर को कहते हैं म्यूज, वर्कर बी, फिर आपका हो गया ये इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ह्यूमन कपल्स, है ना। तो कोई भी स्ट्राइल ऑर्गेनिज्म होगा तो इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा नहीं, सबको पता है ये बात, चाहे कारण जो भी हो। तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं, और बहुत सारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म उसमें रिप्रोडक्शन होते हैं। तो दोनों बात याद है। एक इसमें फिर क्वेश्चन लास्ट में ये आएगा कि क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है रिप्रोडक्शन। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो कह रहे कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। किसी बच्चे का माई कौन है वो म्यूट कर ले, किसी बच्चे का माई कौन है वो म्यूट कर ले। तो ये बता रहे थे कि रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये भी नहीं है, जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है नहीं। क्यों नहीं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्या नॉन लिविंग में भी होता है? हाँ, जैसे मान लो आपने अभी देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं भी हो रहे हैं, और जैसे मान लो कि जब हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं किसी चौक से, मान लो कि हम लिख रहे हैं ऐसे, ये मान लो कि व्हाइट चौक है और ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं इससे, या ग्रीन बोर्ड पर, हमने इसको तोड़ दिया, दो पार्ट में तोड़ दिया, तो अब दो चौक हो गया। क्या ये रिप्रोडक्शन हो गया? बिल्कुल, इसीलिए कि ये जो पेरेंट है इसका प्रॉपर्टी इसमें नहीं बदला। कैसे? अब ये भी राइटिंग का काम करेगा, ये भी राइटिंग का काम करेगा, तो कहीं कहीं ऐसा दिखता है ना। तो दोनों बात आ गई। Therefore, reproduction cannot be a defining property. थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो बॉडी में क्या देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अब ऐसे तो कहो कि बॉडी जो है वो केमिकल से ही मिल करके बने हैं, बात तो बिल्कुल सही है कि बॉडी जो है ये केमिकल से ही मिलकर बने होते हैं, और जब केमिकल्स से मिलकर के बने होते हैं तो केमिकल्स क्या है, ये सब रिएक्ट करते रहते हैं। तो केमिकल के वजह से बॉडी में क्या है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब ये सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर भी हो सकता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। अब डाइजेशन क्या है, डाइजेशन तो एक केमिकल रिएक्शन ही तो हो रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन जो एंजाइम के प्रेजेंट में हो रहा है, और बहुत सारा हम लोग कहाँ देख रहे हैं, सेल के अंदर देख रहे हैं। तो दोनों चीज देख रहे हैं, लेकिन जो भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो ये जो टोटल जो है, ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन आप टोटल देख रहे हैं, अब इसी को हम बायोलॉजी में क्या कहते हैं,
मेटाबॉलिज्म, यही हो गया मेटाबॉलिज्म। और हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं? सम टोटल सम टोटल बायोकेमिकल occurring in our body, इसी को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। लेकिन इस मेटाबॉलिज्म में क्या देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब दो तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म है इसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होगा? तो इसमें क्या देखोगे कि यूजफुल प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्या बनेगा? यूजफुल प्रोडक्ट्स। और इसमें आप क्या देखेंगे कि ये एक ब्रेक डाउन प्रोसेस जिसमें हार्मफुल बनेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहे हैं तो इसमें दो तरह के बनेंगे, या तो यूजफुल बना तो बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच यूजफुल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, it is called anabolism, and those biochemical reactions in which harmful products are produced called catabolism. For example देखो, अब हम बात कर रहे हैं photosynthesis. What happened in photosynthesis? CO2 and H2O reacts to form glucose. This is the reaction of photosynthesis. What is produced in photosynthesis? Glucose. And you know, glucose is very useful for all the organisms, whether they are unicellular or multicellular or simple body or complex body. And it doesn't matter. Glucose is required for all type of organism. Why? Because after oxidation, glucose gives energy. हार्मफुल रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लें। क्या कह रहे हैं? रिस्पायरेशन। What happened in respiration? So this glucose is oxidized by oxygen and give CO2. Six CO2 and 6H2O. तो ये जो है रिस्पायरेशन में। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ग्लूकोज इज यूजफुल प्रोडक्ट, CO2 इज हार्मफुल प्रोडक्ट, है ना? एंड एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन आवर बॉडी विल कॉज मेनी डिजीजेस। CO2 accumulation of CO2 is in the body is very harmful, है ना? They need to release out. तो ये बातें जो हो गई ये मेटाबॉलिज्म की हो गई। अब दूसरी बात क्या देख रहे हैं कि एक दो बातें अब यहाँ पर और भी आ रही हैं।
अब ये कह रहे हैं कि ये तो हम लोग समझ लिए कि हमारे बॉडी में ये मेटाबॉलिज्म चल रहा है ना, these chemical reactions अगर in our body, but in cell free medium, अगर मान लो कि सेल से बाहर भी क्या बायोकेमिकल रिएक्शन हो सकता है, तो ये तो हो सकता है। ये जो मेटाबॉलिज्म है कैन बी demonstrated in सेल फ्री मीडियम। बिल्कुल, ये सेल फ्री मीडियम में ये जो है हो सकता है। जैसे अब कहीं पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे। अब ये यहाँ पर मान लो कि हमने क्लोरोप्लास्ट ले लिया, अब यहाँ से सनलाइट इसको मिल रहा है, तो हम लोग ये देखते हैं एक्सपेरिमेंट में तुम्हारा कहीं जाता है, देखो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा रिएक्शन चल रहा है। तो ये हम लोग बाहर देख सकते हैं, सेल फ्री मीडियम में, बॉडी से बाहर, सेल से बाहर। अब ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऐसा है कि इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन विट्रो का मतलब क्या हो गया, ये बाहर लैब में है ना, हम लोग इस तरह से देख रहे हैं। तो ये जो है इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये जो सेल फ्री मीडियम बता रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं सेल फ्री मीडियम में कि लिविंग रिएक्शंस can occur, but it is not a living thing। ये लिविंग थिंग नहीं हो सकता। हाँ, रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह आ जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि लिखा हुआ एनसीईआरटी में भी ये बात कि विदाउट सम एक्सेप्शन, without some exception, metabolism is a defining property। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मेटाबॉलिज्म में कि हमारे बॉडी में होते हैं, हमारे लिविंग सेल में भी होते हैं। अब आर्टिफिशियल ढंग से अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो हैं जो इन विट्रो कल्चर में करते हैं। हम लोग कल्चर मीडियम में ऐसे कर करके और देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हो सकता है केमिकल रिएक्शन तो हो जाएगा, लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट जो हम लोग बाहर निकाल दिए या माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर देख रहे हैं, तो क्या इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं? नहीं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए अब ऐसे ये आप आर्टिफिशियल ढंग से करा रहे हो, है ना, पूरा एक सिस्टम, एक कल्चर मीडिया। ऐसे हम क्लोरोप्लास्ट निकाल दे, टेबल पर रख दे, तब क्या क्लोरोप्लास्ट काम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से बाहर निकाल के टेबल पर रख दे, क्या ये काम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं काम करेगा। तो वही बात कही जा रही है कि विद सम एक्सेप्शन का मतलब यही कहा गया कि अगर हम ऐसे बना करके करें तो इन विट्रो कह रहे हैं, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा गया है। तो ये हमें एक पहला डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिला। इसमें ये याद रखना है कि एनसीईआरटी के हिसाब से कौन कौन से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन कौन से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इसी बात पर जोर दिया गया। नहीं तो लिविंग कैरेक्टर तो बहुत सारे मिल रहे थे,
लिविंग कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या देख रहे थे कि नहीं, ऐसा कैरेक्टर बताना है जो नॉन लिविंग में खुद से नहीं होता हो, है ना, दे डज नॉट अकर इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ये आर्टिफिशियल हम लोगों ने ऐसे करा करके देखा, इसलिए कहा गया है कि मेटाबॉलिज्म इज अ लिविंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, है ना। नो नॉन लिविंग किसी भी लिविंग नॉन लिविंग में इस तरह का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो ये बात है कि किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, है ना, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा, है ना। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, है ना। अब जो है इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे कंसिस्टेंस और डिफरेंस देखेंगे नॉन लिविंग लिविंग के बीच में, और एक नया टॉपिक शुरू होगा टैक्सोनॉमी, है ना। 2 पार्ट में दिया हुआ है ये फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। पहला तो दिया हुआ था लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कंपैरिजन, और दूसरा पार्ट जो पढ़ेंगे आप टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। कोई दिक्कत आई होगी आज के क्लास में तो आप व्हाट्सएप पर लिख देंगे, है ना। चलो, थैंक यू। अकरम, आवाज आ रही है? सर आ रही है। क्लास कैसा लगा आज का? आलोक सर टाइम हो गया। हाँ, हो गया। अकरम, अकरम, जी सर बोलिए ना। क्लास आज का कैसा रहा? हाँ सर अच्छा होगा सर क्लास। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ओके।